We are moving to the topic number 2, that's the objective of the audit. Now when you know कि हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड कौन बनाता है, AASB स्टैंडर्ड के तरह 5 अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स है, राइट। और उसमें भी मेन जो हमें यहाँ पे आपके इंटर के सिलेबस में डिस्कस करना है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बस शुरुआत कहाँ से होता है, ऐसे 200 से। एंड ऐसे 200 इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड, वेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड, वेरी बेसिक स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो बात करता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की। समझना, मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि इट इज लाइक योर सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। फिर आप एग्रीमेंट क्या था, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अच्छा, एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या था, तो सेक्शन 10। अच्छा, प्रॉमिस क्या था, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। फिर एनफोर्सिबल बाय लॉ क्या था, तो बोले कैपेसिटी ऑफ द पार्टी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए। और फिर हर एक एलिमेंट को आप एक्सपांड करते थे और आपका पूरा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। I tell you, this is my section 2 subsection H. That's my first standard. That's SA 200. अगर SA 200 को दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दिया ना, समझना, SA 200 को दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दिया ना, तो आपका ऑडिट का प्रोसेस 10 चैप्टर 500 पेज 26 स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा। Is it possible to do it in a one standard? Yes, we will do it. That's where we are different, right? That's where we are extraordinary. अच्छा, देखो समझते हैं। पहले मैं आपको प्योर 200 का जो लाइन है वो पढ़ के दिखाता हूँ, फिर मैं एक एक वर्ड के ऊपर थोड़ा एक्सपांशन करूंगा। यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स भी आएंगे, मेरे साथ रहना। तो जितने भी टेक्निकलिटीज है वो मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो देखो क्या लिखा है, लेट्स डाइव इनटू द रीडिंग ऑफ द SA 200, राइट। और अगर आप SA 200 की रीडिंग में जाते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, द SA 200 सेज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर की तरह जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है in conducting audit of financial statement, the overall objective are, दो बातें आपको लिखी गई है, point A and point B, right? So there are 2 points, right? Point A and point B. चलो मैं पहले point A पढ़ता हूँ। सबसे पहला लाइन, it is to obtain a reasonable assurance, hello new word, reasonable assurance, क्या, whether the financial statement as a whole are free from material misstatement। फिर से नए वर्ड आए, आगे बढ़ते, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material aspect in accordance with the applicable financial reporting framework। एक ही लाइन में 5 नए वर्ड डाल दिए, right? So but I am coming to these points and finally to report। ये सब कुछ करने के बाद क्या करने का, रिपोर्ट करने का। देखो मैं जो वर्ड्स आए ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, उसको लिखते जाता हूं एक एक करके और आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें, राइट। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अ रीजनेबल अश्योरेंस। क्या है रीजनेबल अश्योरेंस? तो सबसे पहले तो इस वर्ड को समझ लेते हैं कि ये रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, राइट। रीजनेबल अश्योरेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है ऑडिट में, और जहां पे लोग बोलते हैं इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, हेलो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, It's a high but not an absolute level of assurance। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको वर्ड लेके जाता हूं, अश्योरेंस क्या है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, अश्योरेंस। देखो यहाँ पे अश्योरेंस का मतलब होता है जहां पे किसी भी तरह का ओपिनियन दिया जाता है, सुनना मुझे ध्यान से, क्योंकि जहां पे किसी भी तरीके का ओपिनियन दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, अश्योरेंस सर्विस। देखो ऑडिट इज ऑलवेज अश्योरेंस सर्विस, क्योंकि ऑडिट की डेफिनेशन में क्या है, ओपिनियन देना है। तो जहां ओपिनियन देना है दैट्स अश्योरेंस सर्विस, जहां ओपिनियन नहीं देना है दैट्स नॉन अश्योरेंस सर्विस। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑडिट में मैं ऑडिट करने के बाद ईयर के एंड में ओपिनियन देता हूं, सो ऑडिट इज अश्योरेंस सर्विस। लेकिन मैं किसी का अकाउंटिंग करता हूं तो मैं अकाउंटिंग करके एंट्री करके आ जाता हूं, एम आई इश्यूइंग द ओपिनियन? नो। क्या मैं बोलता हूं अकाउंटिंग सही हुआ है, मैं अकाउंटिंग करता हूं, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूं, इसमें कोई ओपिनियन होता नहीं है। इसका मतलब अकाउंटिंग इज अ नॉन अश्योरेंस सर्विस, ऑडिटिंग इज अ नॉन अश्योरेंस सर्विस। तो जहां ओपिनियन है अश्योरेंस सर्विस, इसलिए ऑडिट हमेशा हम क्या बोलते हैं, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है पेपर 6 का, ऑडिट एंड अश्योरेंस, बिकॉज इट्स अ ओपिनियन वाला सर्विस। अच्छा, अश्योरेंस की तो बात होगी, लेकिन हमारे ऑडिट में अश्योरेंस, ओपिनियन तो देना है, लेकिन ओपिनियन के लिए जो श्योरिटी चाहिए, कैसी श्योरिटी होनी चाहिए, हाई लेवल की श्योरिटी होनी चाहिए। कैसी श्योरिटी होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ श्योरिटी। इंस्टीट्यूट भी मानता है और समझता है कि एक ऑडिटर के तरह मैं कभी 100% श्योरिटी पे काम नहीं कर सकता हूं, मैं 100% श्योरिटी के ऊपर काम कर सकता नहीं हूं। इंस्टीट्यूट बोले 100% नहीं आ सकता, समझते मानते ठीक है, 90% तो लाओ।
ना, आप 90% एक्यूरेसी के साथ बताओगे। हेलो, आप जब अपना ओपिनियन दोगे ना तब 90% श्योरिटी के साथ बताओगे। ये जो हाई लेवल की श्योरिटी है, ये जो हाई लेवल की श्योरिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे? रीजनेबल अश्योरेंस। तो पहला वर्ड हमने समझा कि हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। क्या रीजनेबल अश्योरेंस लेना है? दूसरे पॉइंट में जाते हैं। मैंने आपको बोला कोई भी पॉइंट समझना है ना तो हमेशा इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि उसको टुकड़ों में बांटो और वर्ड्स मार्क करो। मैं इसको टुकड़ों में बांट के आपको हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अच्छा, दूसरा वर्ड रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरी बात, आर फ्री फ्रॉम मटीरियल, आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और मिसस्टेटमेंट में उन्होंने आगे बोला है इट मे बी अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट दैट अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एंड देन उसके बेस पे मुझे क्या करना है? चौथे पॉइंट में बोला है ओपिनियन देना है, रिपोर्ट करना है। ओपिनियन देना है और रिपोर्ट करना है। देखो मैं उल्टा पढ़ रहा हूं, ध्यान रखना, मेरे साथ रहना। देखो मैं उल्टा पढ़ रहा हूं। एक्चुअली ऑडिटर के तरह मुझे है ना यूजर को ओपिनियन देना है। एक्चुअली ऑडिटर के तरह मुझे है ना यूजर को ओपिनियन देना है, उनको रिपोर्ट करना है, राइट? तो एज अ ऑडिटर आई हैव टू रिपोर्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको कुछ बातें बतानी है, ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन देना है? कि जो पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरे स्कोप में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो पूरे का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई बड़े लेवल के मटीरियल, मतलब बड़े लेवल के फ्रॉड और एरर है या नहीं है? कोई बड़े लेवल के फ्रॉड और एरर है कि नहीं है? तो आइडियली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडियली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके ये बताना है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनको डायरेक्टर ने बनाया, जिनको रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई बड़े लेवल के फ्रॉड या एरर है या नहीं, कोई बड़े लेवल के फ्रॉड या एरर है कि नहीं। और ये बताने के लिए मेरे को 100%, इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता है, पर मेरे को हाईएस्ट लेवल की श्योरिटी से काम करना है। मतलब कि मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस लेके ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े लेवल के मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। मेरे को ओपिनियन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है, उसमें फ्रॉड या एरर, देखो ना फ्रॉड या एरर, तो सारा भाई वाला सीरियल है ना, fraud and error is so middle class. We don't use the word fraud and error, we use the word misstatement. Misstatement का मतलब होता है जहां पे ओरिजिनली जैसा होना चाहिए उसके कंपैरिजन में है नहीं है, कायदे की जो रिक्वायरमेंट है उसके तरह नहीं है, तो हम बोलेंगे मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट दो रीजन से आ सकते हैं, या तो फ्रॉड या तो एरर। तो मैं देखूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़े लेवल के फ्रॉड या एरर है या नहीं। देखो इसका लॉजिकल सीक्वेंस भी समझ लेना। इसके तरह मैं आपको एक मेन चार्ट दिखाना चाहता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट and you will not be able to find that chart anywhere else. You will not be able to find that chart anywhere else. क्या है? देखो let's dive into the objective, और ऑब्जेक्ट की तरह दो चार्ट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले हमारी चार्ट बुक में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये मेन ऑब्जेक्टिव बताया है, राइट? ये मेन ऑब्जेक्टिव की तरह अगर आप पढ़ते हो तो सबसे पहले मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज टू हैव अ रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिटर की तरह मेरे को रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। मेरे को है ना हाई श्योरिटी पे काम करना है। मेरे को क्या करना है? हाई श्योरिटी के ऊपर काम करना है। आई नीड टू वर्क ऑन अ वेरी हाई श्योरिटी। हाँ, ऑडिटर के तरह मेरे को वेरी हाई श्योरिटी के ऊपर काम करना है। लेकिन कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि किसी भी चीज को कंक्लूड करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए और हाई लेवल की श्योरिटी लाने के लिए क्या चाहिए? मुझे बहुत श्योर होकर बोलना है कि इसने गलत किया, मुझे बहुत श्योर होकर बोलना है यहाँ पे फ्रॉड हुआ, या तो मुझे बहुत श्योर होकर बोलना है इसने फ्रॉड नहीं किया। नहीं किया तो भी मैं श्योर हूं, किया तो भी मैं श्योर हूं। मेरे को बताओ ये श्योरिटी किससे के बेस पे आती है? सीधी बात है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए, ये श्योरिटी लेने के लिए आपको क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? एविडेंस। किसी भी चीज के ऊपर कंक्लूड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एविडेंस, राइट? तो हाई लेवल की श्योरिटी के लिए मुझे क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? ऑडिट एविडेंस। हमारे यहाँ पे पूरी 500 की सीरीज है जो ऑडिट एविडेंस के बारे में डिस्कस करती है, और आपके इंटर के सिलेबस का पूरा चैप्टर नंबर 3 है जो ऑडिट एविडेंस के ऊपर डिस्कस करता है। अच्छा मेरे को बताओ एविडेंस कैसे लूंगा? हाउ डू आई कलेक्ट एविडेंस? तो देखो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर करनी पड़ेगी। ऐसे घर पे ध्यान पे बैठोगे तो एविडेंस दिखेंगे तो नहीं, और ध्यान पे बैठना वो भी है तो एक प्रोसीजर हुई। तो कोई भी एविडेंस लेने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर। यहाँ पे मैं प्रोसीजर कहाँ पे कर रहा हूँ? ऑडिट में कर रहा हूँ। तो देखो ये सारी जो एविडेंस लेने हैं उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर, राइट? एविडेंस लेने के लिए मुझे प्रोसीजर करनी पड़ेगी और इसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। इसको हम बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर। और मेरे ऑडिट में दो मेजर प्रोसीजर है, समझना, ध्यान रखना। मेरे ऑडिट में दो मेजर प्रोसीजर है। एक है ऐसे 315 जहां पे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा आरएपी, रिस्क
आइडेंटिफिकेशन या तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और जैसे मेरे को रिस्क पता चलता है मैं उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करता हूं, तो उसके तरह मेरी दूसरी प्रोसीजर है FAP, दैट्स अ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज ऐसे 330 FAP फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ये जो FAP है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंसिव प्रोसीजर। ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ डिटेल। एंड टेस्ट ऑफ डिटेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। तो इसको मैं हमेशा बोलता हूँ ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर। तो इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम ABCD। और दिखना ये ऑडिट प्रोसीजर को करने के लिए, हाँ, इनमें से कोई भी प्रोसीजर को करने के लिए, इनमें से कोई भी प्रोसीजर को करने के लिए आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ऑडिट में 7 मेथड्स है, राइट? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देयर आर 7 मेथड्स थ्रू व्हिच वी डू द ऑडिट प्रोसीजर। देयर आर 7 मेथड्स थ्रू व्हिच वी डू द ऑडिट प्रोसीजर। देखो मैं आपको फिर से ये पूरा चार्ट समझा देता हूं, हाँ, इस चार्ट को समझना, बड़े दिमाग में डाल देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। और हम यहाँ पे अभी भी ऐसे 200 में है ऑब्जेक्टिव। ऐसे 200 बोलता है कि ऑडिटर के तरह आपको ओपिनियन देना है, ऑडिटर के तरह आपको क्या देना है, ओपिनियन देना है। लेकिन ओपिनियन देने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, रीजनेबली अश्योर होना पड़ेगा, मतलब कि आपको हाई लेवल की श्योरिटी के साथ बताना पड़ेगा, हाई लेवल की श्योरिटी के साथ बताना पड़ेगा, रीजनेबली अश्योर होना पड़ेगा। लेकिन ये रीजनेबली अश्योर होने के लिए आपको क्या कलेक्ट करना पड़ता है, ऑडिट एविडेंस। तो हम सिंपल भाषा में बोलते हैं एविडेंस, लेकिन क्योंकि मैं ऑडिट में कलेक्ट कर रहा हूं मैं बोलूंगा ऑडिट एविडेंस। लेकिन ये एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर, प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी। और प्रोसीजर करने की क्या है, मेथड्स, प्रोसीजर करने की क्या है, मेथड्स। मेरे को बताओ मैं मेथड्स क्यों करता हूं, मैं इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन ये सब क्यों करता हूं, मेथड्स क्यों फॉलो करता हूं, ताकि मैं प्रोसीजर कर सकूं। प्रोसीजर क्यों करता हूं, ताकि मैं एविडेंस कलेक्ट कर सकूं। एविडेंस क्यों कलेक्ट करता हूं, ताकि मैं अश्योर हो सकूं। अश्योर क्यों होता हूं, ताकि मैं ओपिनियन दे सकूं। ओपिनियन क्यों देना है भाई, वही तो मेरा काम है, दैट्स व्हाट आई डू। तो ओपिनियन देने के लिए अश्योर होना पड़ेगा, अश्योरेंस लेने के लिए एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए प्रोसीजर करनी पड़ेगी, प्रोसीजर करने के लिए मेथड्स फॉलो करेंगे, मेथड फॉलो करेंगे तो प्रोसीजर हो जाएगी, प्रोसीजर हो जाएगी तो एविडेंस मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे तो अश्योरेंस मिलेगा, रीजनेबल अश्योरेंस मिला तो ओपिनियन देंगे, ओपिनियन देंगे तो मेरा काम हो गया। तो मेरा ऑडिट जो है ना, समझना ध्यान से, मेरा ऑडिट जो है ना, दैट इज अल्टीमेटली कंप्रेस्ड इनटू दिस 5 मेजर थिंग्स। कौन सी 5 बातें समझ रहे हैं हम यहाँ पे, पूरा ऑडिट जो है ना, दैट इज कंप्रेस्ड इनटू दिस 5 मेजर थिंग। मेरे को ओपिनियन देना है, हेलो, मेरे को ओपिनियन देना है, उसके लिए अश्योरेंस लेना है, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसके लिए प्रोसीजर्स करनी है, और प्रोसीजर्स की तरह मैं मेथड फॉलो करूंगा, और प्रोसीजर की तरह मैं क्या करूंगा, मेथड्स फॉलो करूंगा। एंड दैट इज व्हाट योर दिस चार्ट इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट योर दिस चार्ट इज ऑल अबाउट। आप मानो या ना मानो, आप समझो या ना समझो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, इस एक चार्ट में आपके 10 चैप्टर है, आपके 26 स्टैंडर्ड्स है, आपके 500 पेज है। आगे जाके मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा आपको, राइट? यहाँ पे मैं बोलता हूं कि ये टेस्ट ऑफ डिटेल आप देख सकते हो, ये टेस्ट ऑफ डिटेल, ये टेस्ट ऑफ डिटेल आपका पूरा चैप्टर नंबर 9 है, राइट? यहाँ पे आप देखते हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पे आप देखते हो एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, राइट? यहाँ पे आप देखते हो कि RAP, तो वो भी आपके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है, राइट? यहाँ पे आप देखते हो ऑडिट एविडेंस, तो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। यहाँ पे आप ओपिनियन देना चाहते हो तो ओपिनियन के ऊपर भी सेपरेट चैप्टर, जैसे चैप्टर नंबर 11। What I'm trying to convey is audit is just an extension of the objective. मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या था, ओपिनियन देने का। ओपिनियन देने के लिए क्या करना है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या करना है, हेलो, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या करना है, सो उसके लिए मेरे को एविडेंस कलेक्ट करना है। एविडेंस कैसे कलेक्ट करूंगा, तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर्स करूंगा। प्रोसीजर्स कैसे करूंगा, मेथड्स से। अगर आप ये 4 फेजेस समझ लिए, रीजनेबल एश्योरेंस, ऑडिट एविडेंस, प्रोसीजर्स एंड मेथड, और ये चारों का रूट कॉज समझते हो, ओपिनियन देना, 5 बातें समझ लिए तो ऑडिट कंप्लीट है। मैं ऑडिट में ये 5 बातों को ही एक्सपांड करते रहूंगा, या तो सिंपल शब्दों में बोलूं तो मैं ऑडिट में 200 को ही एक्सपांड करते रहूंगा। 200 में दिए गए पर्पस को अचीव करने के लिए मैं बाकी की सारी चीजें कर रहा हूं। 200 में दिए गए पर्पस को अचीव करने के लिए मैं बाकी की सारी चीजें कर रहा हूं। अच्छा, इसके तरह है ना, मैंने ऑडिट को अपनी तरीके से 7 पार्ट में डिवाइड किया है, 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है, राइट? कभी भी आपको रियल लाइफ में भी ऑडिट करना है, राइट, आप है ना 7 स्टेप समझ लेना, यहीं से उठाए हैं, राइट? ये जो चार्ट है उसी का एक्सटेंशन है ये 7 स्टेप। अगर ऑडिट करना है तो कैसे ऑडिट करते पता है हम, तो दिस इज हाउ वी डू दी ऑडिट। देयर आर 7 स्टेप्स टू ऑडिट,
ध्यान रखना, देयर आर 7 स्टेप्स टू ऑडिट। कहीं पे भी आप ऑडिट करने जाओ ना, सबसे पहले क्या होता है पता है, मैं टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन। आप देखो कोई मेरे को बोले कि कल से ऑडिट शुरू कर दो, मैं कर दूंगा? मैं पूछूंगा ना भाई मेरा स्कोप क्या है, मेरे को काम क्या करना है, मेरे को फीस कितना दोगे। तो सबसे पहला क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर करेंगे। मेरे साथ रहना, ये टर्म्स और कंडीशन जो क्लियर करेंगे वो स्टेप नंबर 1 तो है ही, वो स्टेप नंबर 1 तो है ही, बट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में हम पूरा ऐसे 210 पढ़ेंगे, 210 पढ़ेंगे ऐसे, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि टर्म्स कंडीशन कैसे क्लियर करनी है। अच्छा, हमने टर्म्स कंडीशन क्लियर कर ली, उसके बाद क्या करेंगे मेरे को बताओ। रियल लाइफ में आपको किसी का ऑडिट करना है, सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले मैं उस एंटिटी को समझने का ट्राई करूंगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है कि सर्विस वाली एंटिटी है, राइट। ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, इसके ट्रांजेक्शंस कैसे होते हैं, इनके डेली बेस पे ट्रांजेक्शन होते हैं, किसी और तरीके से होते हैं, ये कंपनी है कि फर्म है, राइट। सो बेसिकली सेकंड स्टेप में मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी करूंगा, मैं उस एंटिटी की सिस्टम्स को समझूंगा। ये जो प्रोसेस है जहां पे मैं एंटिटी को समझता हूं, उसकी सिस्टम्स को समझता हूं, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो मेरा स्टेप नंबर 2 हमेशा, या तो ऑडिट का पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग से मुझे क्या मिलता है, रिस्क। अंडरस्टैंडिंग से मुझे क्या मिलता है, रिस्क। और इसकी सारी बातें ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, दैट्स अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अभी मैंने मुझे एक रिस्क मिला, रिस्क क्या है देखो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो मैंने आगे के स्टेप में भी आपको बोला था कि मेरी 2 मेन प्रोसीजर है, एक है आरएपी, दूसरी है एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये आरएपी एफएपी को थोड़ा समझ लो, इसको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं आपके ऑडिट में 300 क्वेश्चन है, देयर आर 300 क्वेश्चंस इन योर ऑडिट। 300 क्वेश्चन पक्का कर लो तो आप है ना पास हो जाओगे, आप है ना एग्जामिशन ले आओगे। अबे आप बोलोगे सर क्या बात करते हो, 300 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो बोले सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दो ना, इतने करे पास हो जाए। मैं आपको बोलता हूं ऐसे 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन की आपने ऑडिट आपका क्लियर, ऑडिट आपका क्लियर। अच्छा मेरे को बताओ, आपको ये 55 क्वेश्चन का लिस्ट मिल जाए, आपको ये 55 क्वेश्चन का लिस्ट मिल जाए, फिर क्या करोगे? फिर तो आप उसको पढ़ लोगे, उसको तैयार कर लोगे, आप क्लियर हो गया। तो आपका उसको बाद में पढ़ लेना, आपको तैयार कर लेना, वो आपकी मेन प्रोसीजर होगी, वो आपका एफएपी हुआ, आपका मेन प्रोसीजर हुआ, वो आपका एफएपी हुआ। लेकिन मुझे बताओ, आप अपना मेन प्रोसीजर करोगे, एफएपी करोगे, उसके पहले तो डोंट यू थिंक आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डोंट यू थिंक आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से 55 क्वेश्चन, कौन से 55 क्वेश्चन। अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कौन से 55 क्वेश्चन, तो कैसे आप उसके ऊपर रीडिंग या तो पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो स्टेप 1 हमेशा क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट क्या है वो आइडेंटिफाई करो। और स्टेप 2 क्या है, उसको पढ़ो। स्टेप 2 क्या है, उसको पढ़ो। तो पहले समझोगे क्या करना है, फिर कर लो जो करना है वो, राइट। पहले समझना है कौन से क्वेश्चन, फिर उन क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ऑडिट भी मैं जब करने जाता हूं तो पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूं रिस्क, माने कि फ्रॉड का चांस कहां पे, और फिर मैं जहां चांस है वहां पे ऑडिट करूंगा। तो मेरी 2 मेन प्रोसीजर, आई विल आइडेंटिफाई द रिस्क एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। आइडेंटिफाई मतलब कहां फ्रॉड हो सकता है, रिस्पॉन्ड मतलब उसको चेकिंग करेंगे, कहां फ्रॉड हो सकता है उसको चेक करेंगे, कहां फ्रॉड हो सकता है उसको चेक करेंगे। आरएपी एफएपी ऐसे 315 ऐसे 330, आरएपी एफएपी ऐसे 315 ऐसे 330, ये मेरी 2 मेन प्रोसीजर। तो यहां पे है ना, मैं पहली प्रोसीजर क्या करूंगा, आरएपी। यहां पे पहली प्रोसीजर में क्या करूंगा, आरएपी। आरएपी मैंने किया तो मैं स्टेप नंबर 3 में अभी प्लान बनाऊंगा। स्टेप नंबर 3 में मैं क्या बनाऊंगा, प्लान। क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट बोलती है कि सीधा आरएपी करने के बाद प्रोसीजर के ऊपर जंप नहीं करने का, सीधा आरएपी करने के बाद प्रोसीजर के ऊपर जंप करने का नहीं, पहले प्लान बनाओ, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर प्लान बनाओ, फिर प्रोग्राम बनाओ, और प्रोग्राम के बेस पे क्या करो, एग्जीक्यूट करो। अच्छा ये है ना आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 है, ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा हमने ये सारी चीजें कर दी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की सारी चीजें अभी करेंगे। तो नाउ वी विल मूव टू द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी बेसिकली हम एफएपी में गए। एफएपी में सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। कंट्रोल टेस्टिंग आपका चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कवर हो गया, तो चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। उसके बाद मैं मेरी मेन प्रोसीजर में जाऊंगा, जो कि मेरी सब्सटेंसिव प्रोसीजर है। मेरी ऑडिट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर क्या, सब्सटेंसिव। मैं जो ट्रांजैक्शन लेवल पे चेकिंग करता हूं, दैट्स माय सब्सटेंसिव प्रोसीजर। मैं जो ट्रांजैक्शन लेवल पे प्रोसीजर करता हूं, दैट्स माय सब्सटेंसिव प्रोसीजर। और आपका चैप्टर नंबर 3 वो
सारे ऑडिट एविडेंस के बारे में है, वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर के बारे में है। आपका एनालिटिकल प्रोसीजर चैप्टर नंबर 8, वो भी सब्सटेंशियल प्रोसीजर के बारे में है। बीच में हम सैम्पलिंग करते हैं, तो सैम्पलिंग का पूरा चैप्टर नंबर 7, वो भी यहाँ पे कवर होता है। और आपका मेन चैप्टर नंबर 8, दैट्स ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ये ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आपका चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल प्रोसीजर के ऊपर 4 चैप्टर है, आप इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो इस चैप्टर का। सब्सटेंशियल प्रोसीजर के ऊपर 4 आपके पूरे चैप्टर है, जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर कैसे करना, मतलब कि ट्रांजेक्शन लेवल पे इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंट्रीज को कैसे चेक करना, उसको गवर्न करते हैं। सो दैट इज योर सेकंड पार्ट, दैट्स योर सब्सटेंशियल प्रोसीजर, दैट्स योर स्टेप नंबर 5। अच्छा, ये सब्सटेंशियल प्रोसीजर आपने कर दिया, सारी प्रोसीजर डिटेल में आपने कर दी। अभी क्या करोगे आप, ओपिनियन बनाओगे, और ओपिनियन बनाने के बाद क्या करोगे, रिपोर्टिंग करोगे। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, दिस इज योर चैप्टर नंबर 11। और ये सारी प्रोसीजर जब हम कर रहे हैं, मेरे साथ रहना, ये सारी प्रोसीजर जब हम कर रहे हैं, तब हमेशा है ना हम फ्रॉड के रिस्क को ध्यान में रखते हैं। हो सकता है कि कहीं पे फ्रॉड आ जाए, हो सकता है कि फ्रॉड रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट आ जाए, तो ये जो फ्रॉड की सारी बातें हैं वो चैप्टर नंबर 5 में है, दैट इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 5। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई ना, द थिंग दैट आर यू लुकिंग एट राइट नाउ, दीज स्टेप्स, मैं है ना ऑडिट को है ना 7 स्टेप में पढ़ाता हूँ, राइट। मैं ऑडिट को है ना 7 स्टेप में पढ़ाता हूँ, बट दिस 7 स्टेप आर गोइंग टू कवर योर 10 चैप्टर्स, योर 500 पेजेस। दिस 7 स्टेप आर गोइंग टू कवर योर 10 चैप्टर, योर 500 पेजेस, राइट। सबसे पहले क्या करने का, टर्म्स कंडीशन क्लियर करो। टर्म्स कंडीशन क्लियर करने के बाद क्या करो, एंटिटी को समझो। एंटिटी को समझ से क्या मिलेगा, रिस्क मिलेगा। रिस्क के बेस पे क्या बनाओ, प्लानिंग करो। प्लानिंग के बेस पे क्या करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट में 2 बातें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर करो। एग्जीक्यूशन में 2 बातें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो, सब्सटेंशियल प्रोसीजर करो। सब्सटेंशियल प्रोसीजर मतलब एंट्री लेवल चेकिंग। एंट्री लेवल चेकिंग हो गया तो क्या करो, ओपिनियन बनाओ। ओपिनियन बनाओ तो क्या करो, रिपोर्टिंग करो। तो करना क्या है, ओपिनियन रिपोर्टिंग। उसके लिए करना क्या है, प्रोसीजर करनी पड़ेगी। प्रोसीजर कौन सी, सब्सटेंशियल प्रोसीजर। वो कितनी करनी पता नहीं है, इसके लिए बैकग्राउंड प्रोसीजर करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बैकग्राउंड प्रोसीजर करते हैं, आरएपी। आरएपी करोगे तो प्लान बनाओ, और ये सबके पहले क्या करो, टर्म्स कंडीशन क्लियर करो। 7 स्टेप समझा, ऑडिट खत्म। हेलो, 7 स्टेप समझा, ऑडिट खत्म। आने वाले 10 चैप्टर खत्म। ऑब्वियसली डोंट वरी, मैं आपको ये हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को एक्सपांड करने वाला हूँ, बट जस्ट आई वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ओवरव्यू ऑफ 2 डिफरेंट एस्पेक्ट। एक, ऑडिट के स्टेप्स, ऑडिट करते कैसे है, ऑडिट में होता क्या है, राइट। एंड दूसरा जो मुझे आपको समझाना है, दैट्स योर एसे 200, दैट्स अ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, राइट। दैट इज टू हैव अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम material misstatement. Overall financial statement are free from material misstatement.